हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। शुरुआत करते हैं रदरफोर्ड और सोडी के नियम की। दिस टाइम ये जो नियम है रदरफोर्ड और सोडी के माध्यम से दिया गया है, और जो इसको जो नियम बेस है बच्चों, ये है रेडियो एक्टिव क्षय पे। यानी आपको पहले रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में पता होना चाहिए, तब इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, अर्थात इस नियम को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए स्टैंड, रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है, इसका पिछले वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में ही समझाया था। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है। तो स्टैंड, रेडियो एक्टिव क्षय होता है जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से मान लीजिए मैं ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ बना रहा हूँ, जैसे यूरेनियम। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, कुछ आदर्शक किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं। इससे कुछ आदर्शक किरणें क्या होती हैं बच्चों, स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जब ये किरणें बच्चों उत्सर्जित होती हैं तो तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब यूरेनियम से कोई एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक नया तत्व बन जाता है और नया तत्व बनता है बच्चों थोरियम। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि यूरेनियम जब अपने अंदर से एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, और एक नया तत्व हमें प्राप्त होगा, जिसको हम बोलते हैं थोरियम। बात समझिए आप लोगों को। तो स्टूडेंट, तो ये घटना कहलाती है बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, यूरेनियम तथा इसके लवणों से या रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है, तो ये इन किरणों को उत्सर्जित होने के पश्चात, ठीक है, उस तत्व का, रियल तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाता है और एक नए तत्व का निर्माण होता है। ये घटना आपकी क्या कहलाती है बच्चों, रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है। ठीक है, अब इस रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड और सोडी ने एक नियम दिया, उसको समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टैंड, रदरफोर्ड तथा सोडी ने बताया किसी भी क्षण, ठीक है, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, ठीक है, उस क्षण उपस्थित शेष परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। बात समझिए आप लोगों को। चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए स्टैंड कि ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मान लीजिए हम कह रहे थे इसको यूरेनियम है। क्या बच्चे, ये यूरेनियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब बच्चे इससे आप देख पा रहे होंगे कि इससे कुछ अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो मान लीजिए किसी क्षण में मैं वो जो समय ले रहा हूँ बच्चों, टी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों, टी समय ले रहा हूँ। ठीक है, इस समय टी पर, बात समझ में आ रही है, इस पदार्थ के जो परमाणुओं की संख्या बच्चों वो क्या है, कैपिटल एन है। क्या है बच्चों, कैपिटल एन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी कहने का मतलब ये है कि क्षण टी पर मान लीजिए इसके अंदर तो कुछ अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित हुई है, यानी परमाणुओं का क्षय हो चुका है, लेकिन किसी पार्टिकुलर टाइम की याद कर रहा हूँ मैं, निश्चित टाइम टी की याद कर रहा हूँ। तो इस क्षण टी पर शेष परमाणु जो इसके अंदर बचे हुए बच्चों वो क्या है, कैपिटल एन है। शेष परमाणु की संख्या जो बच्चों वो कैपिटल एन है। बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो अब ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इसकी तो ये विशेषता होती है कि अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा किरण उत्सर्जित कराता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, लगातार कम होती रहेगी। क्या होती है बच्चों, कम होती है, क्योंकि वो लगातार उत्सर्जन कर रहा है अल्फा, बीटा, गामा किरणों का। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्षण टी प्लस डी टी पर बात करूँ, टी प्लस डी टी समय पर बात करूँ, ठीक है, तो इस समय पर जो परमाणु की संख्या होगी बच्चों, क्या होगी बच्चों, एन माइनस के डी एन हो जाएगी। यानी यहाँ पर डी टी समय अगर बढ़ेगा तो डी एन परमाणु क्या हो जाएंगे बच्चों, उत्सर्जित हो जाएंगे। बस समझिए आप लोगों को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, किसी क्षण टी पर, ठीक है स्टैंड, जो शेष परमाणुओं की संख्या वो क्या, कैपिटल एन है। ठीक है, अच्छा, अब ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, जैसे मैंने ये सिंबल ले रखा है यूरेनियम का। ठीक है, तो इससे क्या होंगी, लगातार अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होंगी। बस समझ में आ रही टाइम के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो मैंने टाइम को क्या माना, टी प्लस डी टी माना, यानी टाइम में थोड़ी सी वृद्धि, यानी डी टी समय की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो परमाणु की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि इससे अल्फा, बीटा किरणें और ज़्यादा निकल जाएंगी इससे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो डी टी समय पर, टी प्लस डी टी समय पर जो परमाणु की संख्या बच्चों क्या है, एन माइनस के डी एन हो जाएगी। यानी इस एन में से कुछ शेष रह जाएगा। अगर मैं इसके अंदर बच्चों, अगर यहाँ डी टी टाइम की वृद्धि करता हूँ, ठीक है स्टैंड, तो परमाणु की संख्या में क्या हो जाएगी बच्चों, डी एन माइनस डी एन की हो जाएगी बच्चों, यहाँ कमी हो जाएगी। तो मैं यही बात आपको मैं बता रहा था।
ठीक है, तो चलिए आई स्टेटमेंट को समझाता हूँ, फिर उसको मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए स्टैंड, मैंने कहा क्या स्टेटमेंट में आपको बताया था, किसी भी क्षण रेडियोएक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर, ठीक है, क्षय होने की दर से उस क्षण शेष परमाणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। अभी हम इसको प्रूव करेंगे तो आपको रियल फील आएगा, ठीक है। चलिए, माना क्षण टी पर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, माना क्षण टी पर बच्चों, कितने पर, टी पर, ठीक है, परमाणु की संख्या क्या बच्चों, एन है। इसके अंदर जो परमाणु है क्षण टी पर कितने बच्चों, एन परमाणु, कितने बच्चों, कितने परमाणु, एन परमाणु है, ठीक है। अच्छा, क्षण टी प्लस डी टी पर, यानी टाइम बढ़ा दिया, टी प्लस डी टी कर दिया, टाइम को इन्होंने बढ़ा, पहले था टी, टी पर परमाणु कितने थे, एन थे, लेकिन टाइम बढ़ गया, टी प्लस डी टी। अब टाइम बढ़ रहा है तो इससे अल्फा बीटा गामा किरण और उत्सर्जित होंगी, तो इसके अंदर एटम की कमी हो जाएगी, यानी परमाणु की कमी हो जाएगी। तो वो कहा गया है कि क्षण टी प्लस डी टी पर परमाणु की संख्या कितनी बच्चों, एन माइनस के डी एन, एन माइनस के डी एन है, डी टी समय में डी एन परमाणु और इससे उत्सर्जित हो गए, ठीक है। तब क्या होगा, तब आपको समझ। अब इसका देखो सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए समझाते, इसको हटा देते हैं। देखिए इसने कहा, स्टेटमेंट कहा है कि परमाणुओं की क्षय होने की दर, क्षय होने की दर, दर जब शब्द आता है तो बच्चों टाइम से हम क्या करते हैं बच्चों, भाग कर देते हैं। चलिए लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा स्टैंड, डी एन अपॉन डी टी समानुपाती कैपिटल एन। अब ध्यान से समझो, बात समझे, ये ध्यान समझे कि ये एन क्या बच्चों, ये तो डी एन अपॉन डी टी क्या, परमाणु के क्षय होने की दर है, क्योंकि समय से भाग हो रही है। आप देख पा रहे होंगे जब टाइमिंग अगर अपॉन में आ रहा है तो वहाँ पे निश्चित बात क्या चलती है बच्चों, रेट यानी दर की बात चलती है, ठीक है। और ये जो परमाणु के क्षय होने की दर है डी एन अपॉन डी टी है, शेष परमाणु की संख्या, यानी शेष परमाणु संख्या कितनी, टी पर जो परमाणु कितने बच्चों इसके अंदर, एन परमाणु है, तो इसकी संख्या क्या बच्चों, समानुपाती होती है। एक यहाँ पे एक माइनस सिंबल लगता है, क्या लगता है बच्चों, माइनस सिंबल। इस सिंबल का क्या सिंबल है, इसका प्रतीक, ये माइनस का चिन्ह केवल इतने लिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि टाइम के अकॉर्डिंग परमाणु की संख्या में क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। तो नेगेटिव साइन इस चीज को दिखा रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग पदार्थ के परमाणु में क्या होगी, लगातार कमी होती रहेगी। क्यों, क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा किरणों में क्या हो जाएगा, उत्सर्जित होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। माइनस डी एन अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका लैम्डा एन, क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब देखिए लैम्डा हमने क्या करा, समानुपाती की जगह इक्वल साइन लगा, उससे हमने कोई नियतांक लगाया लैम्डा, और लैम्डा क्या बच्चों, 6 नियतांक है। यहाँ लिखेंगे जहां लैम्डा क्या बच्चों, 6 नियतांक है, 6 नियतांक एन कांस्टेंट है, 6 नियतांक है। अच्छा, आगे समझे इसको। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, यहाँ पे करने वाला हूँ मैं ये, देखिए इस एन को लेकर आने वाला हूँ डी एन के अपॉन में, ठीक है, और डी टू को लेके जाने वाला हूँ इधर, ठीक है, और साथ ही इस माइनस को भी उधर भेजूंगा। तो ध्यान समझे मैं क्या करने वाला हूँ, ये हो जाएगा बच्चों डी एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है, माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा डी टी हो जाएगा। मैंने माइनस साइन को भी इधर भेज दिया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इसका कर दे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी इसको समाकलित कर दूंगा। जब दोनों तरफ इसको बच्चों मैं समाकलन करूंगा तो ये जगह स्टूडेंट समाकलन का साइन लगा रहा हूँ, डी एन अपॉन एन, ठीक है, और देखिए ये कांस्टेंट है बच्चों, तो लैम्डा, तो लैम्डा को बाहर निकाल दिए, और इंटीग्रेशन किस करेंगे हम, डी टी करेंगे, ठीक है। अच्छा, और आप जानते हैं बच्चों कि डी एन अपॉन एन का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे, लॉग एन होता है, क्या होता है बच्चों, लॉग एन होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स होता है, क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स होता है। अगर बेस लगाना चाहते हो तो बेस ई लगाते हैं, ठीक है। तो ये एन की जगह डी एक्स की जगह डी एन है, और एक्स की जगह क्या बच्चों, एन है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला बनेगा स्टैंड आप लोगों का, लॉग बेस ई और ये कैपिटल एन बराबर माइनस, देखिए टी का यहाँ पे देखिए डी का जो गुणांक है 1 है, यानी कोई कांस्टेंट है, उसका जो कांस्टेंट यानी सिंपली अगर कहूँ तो डी टी का जो समाकलन होता है बच्चों टी होता है, क्या होता है बच्चों, टी, यानी माइनस के लैम्डा तो पहले सी है, और इसका जो समाकलन करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ये होता है स्टैंड इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स। तो देखिए स्टैंड यहाँ पे हमने क्या, इसे टी के रेस्पेक्ट में समाकलन करें तो कितना आएगा आपका, माइनस के लैम्डा टी, तो लैम्डा तो ऐसे आएगा, बस इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, डी टी का टी हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंड इसको आप बोल दीजिए, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे सी लगाएंगे, जहाँ सी क्या बच्चों, सी है बच्चों समाकलन नियतांक, क्या बच्चों, सी है समाकलन नियतांक, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिख देता हूँ इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कह दो, ये लिखने तो लिख दो, जहाँ सी क्या बच्चों, जहाँ सी समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक है। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा,
अब आगे देख लीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा मैं साफ कर रहा हूँ ताकि मैं इसके आगे एक्सप्लेनेशन को आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, डस्टर किधर है, चलिए तो देखिए आगे देखते हैं इस कहानी की आगे क्या होने वाला, ध्यान समझें। देखिए अब देखिए स्टैंड, अब ये समीकरण हमने इसको 1 मान लिया। अब हम बात करेंगे स्टैंड, अभी हम बात करेंगे, देखिए अभी जो मैं बता रहा था रेडियोएक्टिव पदार्थ वो फिर से यही मैं यही ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, और इससे अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, ये बात आप जानते ही हैं। ये रेडियोएक्टिव पदार्थों की विशेषता होती है, इनका ये विशेष गुण होता है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ बच्चों, उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब इसके अंदर से एक भी अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित नहीं हुई है, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ बच्चों t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, यानी इसके अंदर से एक भी अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित नहीं, तब की बात कर रहा हूँ। तो t बराबर 0 पर, ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा किरण के अंदर कोई भी उत्सर्जित नहीं हुई है, तो उस टाइम पे जब कोई किरण इससे उत्सर्जित नहीं हुई है अल्फा बीटा, तो उसका उस क्षण जो परमाणु की संख्या मैं मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, n बराबर क्या ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ n0 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चों, n0। याद रखना ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, t मैं 0 दिखा रहा हूँ, पर t समय पर तो परमाणु संख्या कितनी थी आपकी बच्चों, t समय पर परमाणु संख्या कितनी थी आपकी, n थी, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूँ जब इसके अंदर से एक भी अल्फा बीटा किरण उत्सर्जित नहीं हुआ है तब। तो t बराबर 0 पर n बराबर क्या बच्चों, n0, n0 क्या इसकी बिल्कुल प्रारंभिक मात्रा। अगर मान लीजिए पूरा सबस्टेंट अगर 1 किलो था, ठीक है, तो ये 1 ही किलो, अभी इसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं, कुछ भी वजन में कमी नहीं आई है, कोई भी अल्फा बीटा का कण इसे उत्सर्जित नहीं हुआ है, तब की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इस फार्मूले में देखो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो t की जगह में कितना लिखने वाला हूँ, 0 लिखने वाला हूँ। ठीक है, और आपका n की जगह लिखने वाला हूँ बच्चों, आपका n0 लिखने वाला हूँ। n0 क्या बच्चों, इसकी प्रारंभिक मात्रा है, n0 क्या बच्चों, प्रारंभिक मात्रा है। ठीक है, अच्छा जो n जो थी ये n क्या थी बच्चों, क्षण t पर शेष मात्रा थी। ठीक है, तो चलिए देखिए करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस क्या हो जाएगा n, देखो n है तो n की जगह मैं क्या लेने वाला हूँ, n0 लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ बच्चों, n0 लेने वाला हूँ। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, और t की जगह मैं ले रहा हूँ बच्चों 0, t की जगह ले रहा हूँ बच्चों 0, मैंने आपको बताया कि t बराबर की बात करूँ तो लैम्डा t है, t की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये c हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंड आप देखोगे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो खत्म हो गया, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा भी गुणा होकर खत्म हो जाएगा 0 से, तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के log n0 हो जाएगा, यानी c इक्वल हो जाएगा आपका log बेस e, और ये हो जाएगा बच्चों n0 हो जाएगा। ठीक है, और इस बात को याद रख लें, ये बात हमने करी है t बराबर 0 पर, n बराबर हमने क्या लिया है बच्चों, n0 लिया है। ठीक है, समीकरण 1 में n की जगह मैंने n0 पोर्ट कर दिया है, t की जगह 0 पोर्ट करा, तो इसमें मुझे क्या मिली, समीकरण में मैंने वैल्यू रखी तो मुझे c की वैल्यू जो मिली, मुझे क्या मिली, log बेस e n0 करार मिली। अब देखिए बच्चों ये जो c की वैल्यू आई है log बेस n0, ठीक है, इस वैल्यू को मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में रखूँगा, क्या रखूँगा समीकरण नंबर 1 में। चलिए लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ फाइनली आंसर इसका आने वाला है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है log बेस ई एन, यह log बेस ई एन इजिकल टू माइनस लैम्डा टी और प्लस सी। अब देखिए सी, अब सी का वैल्यू मुझे पता है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस अभी हमने निकाली है, ये निकाली बच्चों log, ठीक है, बेस, और ये है बच्चों आपका n0। ठीक है, अच्छा आगे मैं करूँगा, देखिए अब मैं इस log n को इधर लेकर के आऊँगा, log बेस ई n0 को इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं देखो जाएगा फार्मूला हो जाएगा log बेस ई, और ये हो जाएगा n, इधर को लिखा इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस के log बेस, और ये हो जाएगा बच्चों n0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के लैम्डा टी रह जाएगा। ठीक है, और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो बच्चों इसमें log बेस ई कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन लिखूंगा बच्चों, तो ये चीज़ का फॉर्म में आ जाएगी, log का फार्मूला होता है, यानी log को जब मैं log बेस ई कॉमन लूँगा तो बच्चे बचेगा आपका बच्चों n अपॉन क्या बचेगा आपका बच्चों, ये n0 बचेगा, क्या बचेगा, n0 बचेगा। ठीक है, और हमारा माइनस के लैम्डा टी बचेगा। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो गया बच्चों। फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, फार्मूला होता है, देखिए आप समझें, log m माइनस के log n, तो जब इसमें बच्चों log कॉमन लेते हैं ना, log कॉमन, तो माइनस में होता है कि a अपॉन में हो जाता है, m अपॉन n हो जाता है, यानी कहने का मतलब है log m माइनस log n है। अब आप log कॉमन लोगे तो माइनस की चीज़ क्या होती है बच्चों, अपॉन हो जाती है, यानी डिवाइड में आ जाती है। तो वही चीज़ हुआ, देखो यहाँ पे log को जब कॉमन लिया मैंने, तो ये जो n0 है इसके डिवाइड में आ गया है। ठीक है, log का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको रख पा रहा हूँ ताकि इसको आगे एक्सप्लेन को दिखा पाऊँ। चलिए साफ कर रहा हूँ। तो स्टैंड आगे समझें,
तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इधर से हम इसको ई को हटाएंगे, इधर से हम किसको हटाएंगे बच्चों, ई को हटाएंगे। जब ई को हटाएंगे बच्चों तो ये जो इधर का जो माइनस का लैम्डा टी है वो क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। यानी लोग को जब हटाएंगे, माफ कीजिएगा मैंने ई को हटाने के लिए बोल दिया, लोग को हटाएंगे तो ये जो लैम्डा टी है इसकी पावर बन जाएगा। तो यानी ये बनेगा बच्चों आपका, देखिए एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, ई की पावर माइनस के लैम्डा टी हो जाएगा। तो देखो ध्यान समझे मेरी बात को, देखो क्या कर दिया मैंने, ध्यान समझे मैंने किया, देखिए क्या नोटिस करें इस चीज़ को। देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया, देखिए एन अपॉन एन नॉट बिल्कुल सेम में रखा है, ठीक है। जब हम लॉग को हटाते हैं बच्चों तो इसका जब बेस जब इधर जाता है इक्वल से इधर, तो इधर की वैल्यू इसकी ई की पावर बन जाती है, बस समझ में आ रही है। और ई को इधर लेकर आओगे तो फिर तो वही लॉग ई बन जाएगा। ये तो थोड़ी बात आपके यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऐसे एन का मान निकाल रहा हूँ तो एन नॉट इधर कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो फाइनली आंसर जो आएगा आपका, फाइनली आंसर चलिए स्क्रीन पर शायद आप ना देख पा रहे हो, समझने की कोशिश करिए, मैं लिख रहा हूँ। तो ये स्टैंड आएगा आपका एन इज इक्वल टू, देखिए एन नॉट की गुणा कराइए इधर तो हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा एन नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ई की पावर माइनस के लैम्डा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पावर में है। चलिए इसको थोड़ा सीधा लिखने को प्रयास करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। थोड़ा मैं इसको पीछे से ले लेता हूँ इस टाइप से। ये फाइनल आंसर स्टैंड ध्यान समझें, ये हो जाएगा स्टैंड एन इज इक्वल टू एन नॉट और ई की पावर माइनस के लैम्डा टी हो जाएगा। तो बच्चों ये फार्मूला है जो आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्या देखिए एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, जहाँ एन क्या है बच्चों आपकी शेष परमाणु की संख्या, एन जीरो क्या प्रारंभिक परमाणु की संख्या है, ठीक है, और ई क्या जो आपका लेग के साथ बेस चलता है, लैम्डा क्या छह नहीं आता है कि टी क्या है टाइम है स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड ये फार्मूला यहाँ तक आपको प्रूव करने के लिए आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लें बच्चों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।